चलिए आज अपने को चैप्टर 14 पढ़ना है। एक्सप्लोसिव। ओके, सीएमआर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए आपका इम्पोर्टेंट में लास्ट चैप्टर ही है। उसके बाद मशीनरी वगैरह है, फिर मीथेन का एक्सप्लोरेशन वगैरह है और मिसलिनियस है ना। ये सब अपन कंटिन्यू करेंगे, तो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग। इसको अपन आज चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 14। एक मिनट यार। एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग, इसका अलग से क्लास विनोद सर ले ही रहे हैं। बहुत कुछ वहाँ कवर हुआ ही होगा। ओके, तो और आज विनोद सर ने कुछ बताया भी होगा कि वीडियो कहाँ से क्या देखना है। एक्सप्लोसिव का जो बच गया है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी ठीक है, ये एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग है। रेगुलेशन नंबर 183 ओके। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड इन माइंस। माइंस में किस तरीके का, किस टाइप का एक्सप्लोसिव यूज करना है, ठीक है। हमेशा कैसा है, जो ऑनर एजेंट और मैनेजर प्रोवाइड करे, ठीक है, और जो गुड क्वालिटी एंड गुड कंडीशन में हो, वैसे ही एक्सप्लोसिव को हमें यूज करना है। तो क्या लाइन कहता है, नो एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड इन अ माइन एक्सेप्ट दैट विच इज प्रोवाइडेड बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर। ऑनर एजेंट और मैनेजर ने जो एक्सप्लोसिव प्रोवाइड किया है उसे ही हमें यूज करना है। और वो जो एक्सप्लोसिव प्रोवाइड किया है वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। डेज वाला पीडीएफ के लिए वीडियो डाला गया है। कहाँ पास पीडीएफ है ऐप में, ठीक है। ग्रुप में 2 बार चला गया है। एक बार मैंने भी डाला था, कल या परसों सिद्धार्थ सर ने भी डाला है। तो वो वीडियो देख लीजिए, नहीं होगा तो फिर मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं वहां सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जो भी अपना दिक्कत होगा वो लास्ट में आप लोग पूछ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड इन माइंस। ओके, कैसा एक्सप्लोसिव हमें माइंस में यूज करना है, तो वैसा एक्सप्लोसिव यूज करना है जो ऑनर एजेंट और मैनेजर द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, ठीक है, और अच्छे क्वालिटी का हो, गुड क्वालिटी का हो और अच्छे कंडीशन में हो, गुड कंडीशन में हो। नो एक्सप्लोसिव शैल बी यूज इन माइंस, मतलब इनके अलावा कोई एक्सप्लोसिव हमें यूज नहीं करना है। जो मैंने ऑनर एजेंट और मैनेजर प्रोवाइड किया है वही एक्सप्लोसिव करना है, उसके अलावा कुछ और यूज नहीं करना है। अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। ओके, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है, नो एक्सप्लोसिव अदर देन फ्यूज और डिटोनेटर shall be issued for use in a mine or taken into or use in a mine part unless it is the form of cartridge। कार्टिज फॉर्म आप समझते हैं, कार्टिज क्या होता है। आपका ऐसा प्लास्टिक जैसा रहेगा, आप सबने देखा ही होगा, ठीक है। प्लास्टिक के अंदर एक्सप्लोसिव रहता है, ठीक। आप सबने जो अंडरग्राउंड में देखे होंगे एक्सप्लोसिव वाले पोर्शन में तो जाते ही हैं, पीटी या कोनो पीटी करने जाते हैं तो अपना एक्सप्लोसिव वाले पोर्शन में जाते हैं। तो एक कार्टिज फॉर्म मतलब वही कि अपने पन्नी के अंदर हमारा एक्सप्लोसिव होना चाहिए, ठीक है। तो फ्यूज और डिटोनेटर को छोड़कर, अदर देन फ्यूज और डिटोनेटर, फ्यूज और डिटोनेटर को छोड़कर जो भी एक्सप्लोसिव हम यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कार्टिज फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन हमारा जो ओपन कास्ट माइंस है वहाँ क्या होता है, साइड मिक्सलरी एसएमएस यूज होता है, इमल्सन एक्सप्लोसिव यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एनफो जिसको बोलते हैं वो यूज होता है। वो नॉन कार्टिज फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ओके, जो ओपन कास्ट माइंस में ये एसएमएस इमल्सन एनफो एनफो जो यूज होते हैं उसे हम नॉन कार्टिज फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बाकी दूसरा पॉइंट का यही कहना है कि फ्यूज और डिटोनेटर को छोड़कर जो भी एक्सप्लोसिव हम यूज करेंगे वो किस फॉर्म में होना चाहिए भैया, कार्टिज फॉर्म में होना चाहिए। और एक्सेप्शन क्या लिख दिया, ओपन कास्ट में आप सब जानते ही हैं, नॉन नॉन कार्टिज फॉर्म में भी रहता है, जो कि एसएमएस इमल्सन ये सारे जो एक्सप्लोसिव है डायरेक्ट ट्रक से क्या करते हैं अपन, साइट में ही मिक्स करके उसे डायरेक्ट ट्रक से डाल देते हैं होल में। तो ये लाइन ये कह रहा है। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि एक्सप्लोसिव कार्टिज शैल बी यूज इन माइन ओनली इन द फॉर्म इन विच दे आर रिसीव्ड। जिस फॉर्म में रिसीव किया गया है उसी फॉर्म में हमें यूज करना है। ये नहीं कि अंदर हमको अपना इंजीनियर दिमाग लगाना है, खोल खाल कर एक्सप्लोसिव को देखना है या एक्सप्लोसिव में कुछ छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। ओके, और ये पहले यूज होता था लॉक्स, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। तो इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन में आ सकता है कि लॉक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लॉक्स का फुल फॉर्म होता है लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। पहले यूज होता था, सीएमआर 2017 ने क्या कर दिया, इसे प्रोहिबिट कर दिया। नो लॉक्स शैल बी यूज्ड इन एनी माइन, किसी भी माइंस में लॉक्स एक्सप्लोसिव यूज नहीं होगा।
ठीक है, ये फुल फॉर्म आ सकता है, लॉक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये था 183 आपका रेगुलेशन नंबर, जिसमें ये सारी चीजें हैं, कार्टिज फॉर्म में होना चाहिए। ओपन कास्ट में जो एसएमएस इमल्सन वगैरह है वो सब नॉन कार्टिज फॉर्म में चलेगा। लॉक्स अब किसी भी माइंस में यूज नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या लॉक्स ओपन का लॉक्स कहाँ यूज होता है, ठीक है, ओपन कास्ट में यूज होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीएमआर 2017 लॉक्स अब किसी भी माइंस में यूज नहीं होगा। स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव कहाँ स्टोरेज करते हैं अपन, कहाँ करते हैं अपन, मैगजीन में स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 184 क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, नो ऑनर एजेंट और मैनेजर सेल स्टोर और नोइंगली अलाउ एनी अदर पर्सन टू स्टोर विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी माइन एनी एक्सप्लोसिव। ठीक है, माइंस के प्रीमाइसेस में कोई भी एक्सप्लोसिव अपन नहीं करेंगे। माइंस की प्रीमाइसेस में कोई भी एक्सप्लोसिव हम स्टोर नहीं करेंगे, अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। ठीक है, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें माइंस प्रीमाइसेस में जो भी वो है एक्सप्लोसिव है उसे स्टोर करना है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वो था। ठीक है, उसका इम्पैक्ट अच्छा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह होता है, बहुत मतलब बहुत हेवी एक्सप्लोसिव बोल सकते हैं उसको, इसलिए उसको हटा दिया गया है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सप्लोसिव सेल नॉट बी टेकन इनटू केप्ट इन एनी बिल्डिंग एक्सेप्ट अ मैगजीन। ठीक है, एक्सप्लोसिव को किसी भी बिल्डिंग में ऐसे ही नहीं रख देना है, सिर्फ मैगजीन में ही रखना है। और वो मैगजीन किसके द्वारा अप्रूव्ड होगा, लाइसेंस कौन देता है उस मैगजीन का, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। ठीक है, ये हो गया आपका मैगजीन। मैगजीन का लाइसेंस कौन देता है, चीफ कंट्रोलर, चीफ कंट्रोलर होता है। ठीक है, मैगजीन एक्सप्लोसिव का चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव होता है, उसको वही आपका लाइसेंस देता है। तो ये एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 है, उसमें चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव आएगा। ठीक है, तो ये लाइसेंस कौन देता है भैया, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, ये याद रखना है, 4 ऑफ 1884। ठीक है, ये 4 ऑफ 1884। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो मैगजीन है उसका लाइसेंस किसके किसके किस किस कौन अथॉरिटी है जो कि आपको मैगजीन का लाइसेंस देगा, वो क्या होगा, 1884, सॉरी, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। ठीक, 1884, 4 ऑफ 1884, इतना ये पूरा 4 ऑफ 1884 ये सब आपका ऑप्शन में रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्सप्लोसिव सेल नॉट बी स्टोर्ड बिलो ग्राउंड, माइंस के बिलो ग्राउंड में स्टोर नहीं करना है। लेकिन रिजर्व स्टेशन आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, रिजर्व स्टेशन होता है तो वहां कर सकते हैं, लेकिन बिना वो किससे अप्रूवल मिलेगा अपने को, राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर। Explosives shall not be stored below ground in a mine except with the approval in writing of the chief inspector। चीफ इंस्पेक्टर से अपन अप्रूवल लेंगे तभी अपन क्या करेंगे, एक्सप्लोसिव को अंडरग्राउंड में स्टोर कर सकते हैं। वरना अगर अप्रूवल नहीं मिला है तो किसी भी एक्सप्लोसिव को हमें अंडरग्राउंड में स्टोर नहीं करना है। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही स्पेसिफाइड इन सच स्टोरेज शैल बी डन ओनली इन अ मैगजीन और मैगजीन्स ड्यूली लाइसेंस्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रूल मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, किसी भी एक्सप्लोसिव को अंडरग्राउंड में नहीं करना है, अगर चीफ इंस्पेक्टर से हमें रिटर्न में और अप्रूवल नहीं मिला है तो कहाँ करना है, मैगजीन में ही करना है। कोई भी एक्सप्लोसिव उसको मैगजीन में ही करना है, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर से अगर अप्रूवल मिल गया तो अपन अंडरग्राउंड में रिजर्व स्टेशन बना सकते हैं। रिजर्व स्टेशन और नीचे आएगा, उसका लोकेशन मैनेजर बताता है। ठीक है, अप्रूव कौन करता है, चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है, लोकेशन मैनेजर बताता है, तो सब अपने को ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट ये बोल रहा है, एवरी लाइसेंस ग्रांटेड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 फॉर द स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव और अ ट्रू कॉपी देयर ऑफ शैल बी केप्ट एट द ऑफिस ऑफ द माइन। मतलब जो लाइसेंस मिला है हमें, जो लाइसेंस मिला है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, उसे हमें क्या करना है, एक ट्रू कॉपी हमेशा ऑफिस माइन के ऑफिस में रखना है। ओके, तो जो भी लाइसेंस हमें मिला लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से मिलता है एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के अकॉर्डिंग, तो उसका लाइसेंस हमें हमेशा ट्रू कॉपी रखना है ऑफिस ऑफ द माइन में। ये था 184। 185 अब देखो मैगजीन के बारे में बताएगा कि मैगजीन स्टोर्स प्रीमाइसेस टू स्टोर एक्सप्लोसिव, मतलब अपन ज्यादातर मैगजीन ही बोलते हैं। ठीक है, मैगजीन और जो जहां हम एक्सप्लोसिव रखते हैं
वो प्रीमाइसेस, तो उसके बारे में बता रहा है कि क्या क्या है। एवरी मैगजीन और स्टोर और प्रीमाइसेस वेयर एक्सक्लूसिव और स्टोर्ड shall be in charge of a competent person। ठीक है, किसी एक competent person के चार्ज में होना चाहिए जो भी हम सर डिफरेंस बिटवीन मैगजीन एंड स्टोर बता रहा हूँ, मतलब अपन बिल्डिंग को नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, स्टोर मतलब प्रीमाइसेस, स्टोर, मैगजीन, ये सब अपन बोल सकते हैं। स्टोर मतलब जहाँ रखा जाता है, मतलब उस बिल्डिंग का अलग अलग नाम दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर तो अपन मैगजीन ही हर जगह बोलते हैं। ठीक, तो एवरी मैगजीन और स्टोर या कोई भी प्रीमाइसेस जहां हम एक्सप्लोसिव रख, मतलब कोई भी ऐसा बिल्डिंग जहां एक्सप्लोसिव रख रहे हैं और उसका लाइसेंस हम ले रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं वहां लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, तो वो जगह मैगजीन कहलाने लगता है। ठीक है, तो एवरी मैगजीन स्टोर प्रीमाइसेस एक्सप्लोसिव और स्टोर्ड shall be in charge of a competent person, competent person के इंचार्ज में होगा, who shall be responsible for the proper receipt, storage and issue of explosive। ये जो competent person को हम मैगजीन का इंचार्ज बनाए हैं, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो एक्सप्लोसिव को रिसीव करे, ठीक है, उसका स्टोरेज का ध्यान रखे, कहाँ कैसे कैसे रखना है पूरा, और इशू ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव को इशू भी वही करे, ये competent person की जिम्मेदारी रहेगा। Explosives shall not be issued from the magazine unless they are required from immediate use, for immediate use। जब हमें एक्सप्लोसिव इमीडिएट यूज करने की रिक्वायरमेंट रहेगा तभी हम एक्सप्लोसिव को इशू किया जाएगा, वरना इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, इमीडिएट यूज, ये नहीं कि ले लिए फिर कल देखा जाएगा, कल के लिए भी आज ही ले लेते हैं, नहीं, जो शिफ्ट में आप जा रहे हैं उस शिफ्ट में जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही एक्सप्लोसिव इशू किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी एक्सप्लोसिव इज रिटर्न टू द मैगजीन और स्टोर प्रीमाइसेस दे शैल बी री इश्यूड बिफोर फ्रेश स्टॉक इज यूज। ये क्वेश्चन कहीं किसी ने पूछा भी था मुझसे। तो ये देखो क्या होता है, अब आप इशू करके ले गए, जितना इशू किए कुछ भी कारण हुआ जिस कारण से उतना ड्रिल ही नहीं हो पाया हमारा होल, जितना हम अंदाजा लगाए कि हमको इतना एक्सप्लोसिव लगेगा, हमने इतना किलो एक्सप्लोसिव ले गए। ठीक है, हमारा ड्रिल होल जितना अंदाजा था उतना ज्यादा उतना ड्रिल होल नहीं हुआ, तो एक्सप्लोसिव क्या हुआ, बच गया। तो अपन क्या किए, वापिस आए स्टोर में, मैगजीन में, और उसे वापिस कर दिया, मैं कॉम्पिटेंट पर्सन को जो भी ये था उसको वापिस कर दिया। तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेगा, जो वापिस आया है, जो अनयूज्ड एक्सप्लोसिव वापिस आया है, उसको पहले इशू करेगा फ्रेश स्टॉक से। हमारा पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है, इशू होके आया, सॉरी रिटर्न होके आया यहाँ। ठीक है, तो अपन जो दोबारा इशू करेंगे तो पहले जो रिटर्न होके आया है उसे ही इशू करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सप्लोसिव शैल बी इश्यूड ओनली टू competent person अपन रिटर्न रिक्वेशन साइंड बाय द शॉर्ट फायरर। ठीक है, शॉर्ट फायरर जो एक रिटर्न में रिक्वेस्ट, एक रिटर्न वो रहेगा, रिटर्न में रिक्वेस्ट वाला रहेगा, सॉरी एक पेपर रहता है। ठीक है, उसमें सारा क्वांटिटी वगैरह शॉर्ट फायरर लिख के देता है, तो यही बोल रहा है रिटर्न रिक्वेशन साइंड बाय द शॉर्ट फायरर। इसमें शॉर्ट फायरर क्वांटिटी लिख के देगा, या कोई भी ऑफिशियल ऑथराइज फॉर द पर्पज ये लिख के देगा कि हमें इतना एक्सप्लोसिव चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव किसको इशू किया जाएगा, सिर्फ एक कॉम्पिटेंट पर्सन को, फॉर द पर्पज एंड ओनली अगेंस्ट देयर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन विच शैल बी प्रिजर्व्ड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैगजीन और स्टोर प्रीमाइसेस। ठीक है, तो ये एक्सप्लोसिव किसके द्वारा दिया जाएगा, जो इंचार्ज है आपका, पर्सन इंचार्ज है मैगजीन का, उसके द्वारा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, शॉर्ट फायरर के द्वारा रिटर्न में आपका शॉर्ट फायरर का उस पर्ची में साइन रहेगा। ठीक है, तो वो कंप्लेंट पर्सन को ही इशू किया जाएगा, ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला गया कि भैया इतना किलो हमको एक्सप्लोसिव चाहिए और वो दे दिया। तो बात यही है कि कंप्लेंट पर्सन शॉर्ट फायरर को ही दिया जाएगा। ओके, तीसरा चौथा पॉइंट ये बोला, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैगजीन और स्टोर और प्रीमाइसेस शैल मेंटेन इन अ बॉन्ड पेज बुक फॉर द पर्पस। अब ये मैगजीन इंचार्ज है, वो क्या करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, उसमें सब कुछ देगा, उसमें सब कुछ लिखेगा, क्लियर और एक्यूरेट रिकॉर्ड लिखेगा एक्सप्लोसिव का कि किसको कितना दिया। ठीक है, हर एक कॉम्पिटेंट पर्सन, अब शिफ्ट में 2-3 सॉफ्ट फायरर हो सकते हैं, तो एक्सप्लोसिव ऑफ इशूड टू ईच कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, हर एक को हर explosive issued to each competent person and a similar record of explosive return to magazine और stored premises। ये जो रिपोर्ट राइटिंग में नहीं, ये जो चार्ज इंचार्ज मैगजीन है वो अपना एक डायरी अलग से मेंटेन करेगा। ठीक है, एक रजिस्टर अलग से मेंटेन करेगा, बॉन्ड पेज बुक जिसको बोलते हैं,
उसमें सब कुछ वो क्लियर और एक्यूरेट लिखेगा कि एक्सप्लोसिव कितना इशू किया गया, किस पर्सन को कितना इशू किया गया, एंड सिमिलर रिकॉर्ड ऑफ एक्सप्लोसिव रिटर्न टू द मैगजीन। और जो एक्सप्लोसिव ले गया तो रिटर्न आया तो कितना रिटर्न आया, ठीक है। तो ये सारा चीज अपन का जो इंचार्ज है, वो अपना इंचार्ज है मैगजीन का, वो सब मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये अपना इंचार्ज ऑफ मैगजीन ये सारी चीजें मेंटेन करेगा कि कितना एक्सप्लोसिव इशू हुआ, किसको कितना हुआ, कितना वापस लौट कर आया, ये सारा चीज उसमें ये मेंटेन करेगा बॉन्ड पेज बुक में। 186 देखिए, जिसमें एक्सप्लोसिव लेकर हम जाते हैं, माइंस के अंदर किसमें हम लेके जाते हैं उसके बारे में बताया गया, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। केसेस एंड कंटेनर्स फॉर कैरिंग एक्सप्लोसिव। नो एक्सप्लोसिव शैल बी इशूड फ्रॉम द मैगजीन और टेकन इनटू एनी माइन एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंटेनर सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्शन विच इज सिक्योरली लॉक, ठीक है। जो भी एक्सप्लोसिव हमको मिल रहा है वो मैगजीन से हम माइंस में कैसे ले जाएंगे, ऐसे नहीं हाथ में लटका कर नहीं ले जाना है, एक केस और कंटेनर में ही ले जाना है जो कि लॉक्ड रहेगा, ओके। लॉक हो जाएगा, इसका चाबी शॉर्ट फायरर में रहेगा, शॉर्ट फायरर के पास रहेगा थ्रू आउट द शिफ्ट, वो आगे पढ़ेंगे। द केसेस और कंटेनर मेड ऑफ आयरन और स्टील, अगर आयरन और स्टील का बना हुआ है, आयरन और स्टील का कंटेनर बना हुआ है तो वो हेवीली गैल्वेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, कोटेड रहना चाहिए, हेवीली गैल्वेनाइज्ड रहेगा। और नो केस और कंटेनर प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग डिटोनेटर शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल और अदर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। अपन क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव को अलग ढोते हैं और डिटोनेटर को अलग ढोते हैं। एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर कभी भी एक कंटेनर में नहीं रहेगा। तो ये जो आयरन और स्टील है ये तो अपन एक्सप्लोसिव को हो गया, लेकिन जो डिटोनेटर के लिए अपन जो यूज कर रहे हैं कंटेनर, वो मेटल का नहीं होना चाहिए या किसी भी कंडक्टिव मटेरियल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडक्टिव मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, वो चीज का आपका नहीं बना होना चाहिए जिसमें हम डिटोनेटर लेके जाते हैं। आप लोग माइंस में देखे होंगे बेल्ट का अपना बना लेते हैं जुगाड़ से, बेल्ट को अच्छे से सिलाई उलाई करके किसी तरीके से अपन वो डिटोनेटर एक्सप्लोसिव ले जाने के लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है, अगर आयरन और स्टील का है तो हेवीली गैल्वेनाइज्ड रहेगा। और किसी भी नो केस और कंटेनर, अगर जो डिटोनेटर को कैरी करने के लिए जो केस और कंटेनर है वो मेटल या अदर कंडक्टिव मटेरियल का नहीं रहेगा, ठीक है। मेटल मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके वैसा कंटेनर आपका नहीं होगा डिटोनेटर के लिए। दूसरा पॉइंट बोला, नो डिटोनेटर सेल बी केप्ट इन अ केस और कंटेनर विच कंटेन्स अदर एक्सप्लोसिव। वही अपना डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव एक कंटेनर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई और एक्सप्लोसिव है तो उसमें आपका डिटोनेटर नहीं रखाएगा, ठीक है। एक्सप्लोसिव मटेरियल टूल्स और टू और मोर टाइप्स ऑफ डिटोनेटर शेल नॉट बी केप्ट इन द सेम केस और कंटेनर। अब डिटोनेटर भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। डिले डिटोनेटर आप सब जानते ही होंगे, कुछ 0.25 मिली सेकंड का होता है, कुछ मतलब जो भी होता है, ओके। तो उसमें आपका, हाँ, वुडन, ये डिटोनेटर के लिए वुडन भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव एक कंटेनर में नहीं रहेंगे, और दो या दो से ज्यादा टाइप का अलग अलग डिटोनेटर है तो वो एक कंटेनर में नहीं रहेंगे, ठीक है। वुडन में ले जाते हैं डिटोनेटर, बिल्कुल ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता। Further, nothing in sub-regulation shall restrict the conveyance of primer cartridge fitted with detonator in the same as case or container for use in wet working or in sinking shaft। अब देखो प्राइमर कार्टिज क्या होता है, जिसमें आपका डिटोनेटर एक्सप्लोसिव का ये कार्टिज है, ठीक है। ये पन्नी जो बोलते हैं एक्सप्लोसिव का ये कार्टिज है। अब इसमें डिटोनेटर अपन पहले से डला हुआ है, ठीक है। डिटोनेटर पहले से डला हुआ है तो इसको प्राइमिंग कार्टिज बोलते हैं, ओके। ये कहाँ यूज होता है, मतलब अपना माइंस के अंदर में तो ये चीज करते ही हम कि डिटोनेटर को एक्सप्लोसिव कार्टिज में डालते हैं फिर जाके चार्जिंग करते हैं, लेकिन वेट कंडीशन मतलब जहाँ पानी ज्यादा है, सिंकिंग शाफ्ट में अपन क्या करते हैं, प्राइमिंग कार्टिज सरफेस से ही लेके इस तरीके से लेके जाते हैं सरफेस से ही। तो ये जो लाइन बोला है कि डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव एक साथ नहीं होना चाहिए, तो इस केस में एक्सेप्शन हो जाता है कि प्राइमिंग कार्टिज अगर अपन ले जा रहे हैं सरफेस से ही, प्राइमर कार्टिज जिसमें एक्सप्लोसिव में डिटोनेटर पहले से लगा हुआ है, तो ये एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अपन जो ऊपर पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइमर कार्टिज को हम नहीं ले जा सकते। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, प्राइमर कार्टिज कहाँ यूज होता है, प्राइमर कार्टिज अपन जो सरफेस से ले जाते हैं वो कहाँ यूज होता है, वेट वर्किंग में जहाँ पानी ज्यादा हो, और सिंकिंग शाफ्ट में अपन प्राइमर कार्टिज पहले से ही सरफेस से बनाकर ले जाते हैं, ओके। बाकी केस में क्या करते हैं, ब्लास्टिंग होने से जस्ट पहले अपन मतलब चार्जिंग करने टाइम ही डिटोनेटर को एक्सप्लोसिव में डालकर अंदर डालते हैं।
नो डिटोनेटर शैल बी टेकन आउट फ्रॉम अ केस और कंटेनर अनलेस इट इज रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट यूज। ठीक है, अब डिटोनेटर जो है उसको हम केस और कंटेनर से बाहर निकालेंगे जब उसका यूज इमीडिएट करना है, कुछ ही देर में, जब मतलब यूज करने का समय आएगा तभी उसको निकालेंगे, ये नहीं कि डिटोनेटर बाहर निकाल कर उससे खेल रहे हैं। चौथा पॉइंट है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन 188, नो केस और कंटेनर शैल कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ एक्सप्लोसिव। देखो ये एक डाटा मिला अपने को अच्छा खासा कि एक कंटेनर में कितना एक्सप्लोसिव होना चाहिए, 5 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोसिव। ओके, वो कंटेनर किसी का भी हो, वो मेटल का हो या वुडन का हो, तो कोई भी कंटेनर में कितना एक्सप्लोसिव होना चाहिए, नो केस और कंटेनर शैल कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ एक्सप्लोसिव एंड नो पर्सन शैल हैव इन पोसेशन एट वन टाइम इन एनी प्लेस मोर देन वन सच केस और कंटेनर। ठीक है, अब जो बंदे हमारे रहते हैं जो केस और कंटेनर को ढो के ले जाते हैं, उनके पास एक बार में एक ही केस और कंटेनर दिया जाएगा, एक ही केस और कंटेनर दिया जाएगा, और एक केस और कंटेनर में 5 kg से ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं रहेगा। ओके, ब्रदर द चीफ इंस्पेक्टर में बाई एन, अब चीफ इंस्पेक्टर राइटिंग में दे सकता है, ठीक है, आप मतलब जो अगर कुछ वहाँ कंडीशन ऐसा फंस रहा है कि ये बंदे कम हैं या जो भी है, अपने को ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए जो भी है, तो चीफ इंस्पेक्टर राइटिंग में दे सकता है, ठीक है, आप 5 किलो से ज़्यादा क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव ले जाओ इन अ सिंगल केस और कंटेनर एंड एट वन टाइम इन वन प्लेस ऑफ मोर देन वन सच केस और कंटेनर। ठीक है, और एक से ज़्यादा भी ये रख सकता है अगर चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, ये सॉरी चीफ इंस्पेक्टर बोल दिया, ठीक है, कंडीशन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 5 किलो से ज्यादा आप रख सकते हैं और एक बंदा एक से ज्यादा कंटेनर रख सकता है, वो रिटर्न में अगर चीफ इंस्पेक्टर दिया तो। वैसे अपना डाटा ही क्या है, 5 kg एक्सप्लोसिव एक कंटेनर में। पांचवा पॉइंट बोल रहा है एवरी केस और कंटेनर शैल बी नंबर्ड, जितने भी अपने पास केस और कंटेनर है उसमें 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर लिखा रहेगा। And as far as practicable, the case or container shall be issued to the same sort bearer or competent person as the case may be। मतलब डेली हर शिफ्ट में अपने क्या करेंगे, एक आदत जैसा बना देंगे। 42 कार्टिज ढोवाया है। अरे यार तुम लोग तो एकदम मजदूरी करके आए हो लग रहा है यार। आवाज उठाना चाहिए विनोद, कुछ भी करा रहा था, करने से क्या मिला। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। जो भी केस और कंटेनर है उसमें अपने को क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, और जो जहां तक कोशिश करेंगे, जहां तक कोशिश करेंगे कि डेली एक जिस बंदे को ये एक नंबर मिलता है तो उस शॉर्ट फायरर को एक ही नंबर दिया जाए ताकि अपने को पता रहे। छठवां पॉइंट है द की ऑफ एवरी केस और कंटेनर। यही ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो केस और कंटेनर है उसका जो चाबी होता है वो किसके पास रहता है, थ्रू आउट द शिफ्ट, जब तक पूरा शिफ्ट तक अपना क्या रहेगा, शैल बी रिटेन्ड बाय द शॉर्ट फायरर इन हिज ऑन पोसेशन। The key or every case or container shall be retained by the short farer in his on possession throughout the shift। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि केस और कंटेनर का चाबी किसके पास रहेगा, तो सरदार, ओवरमैन, शॉर्ट फायरर, इस तरीके के आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तो साफ साफ अपने को क्या लिखना है, शॉर्ट फायरर। कहाँ आवाज उठाएंगे। मैनेजर करवाता है। अरे तो यूनियन है ना यार, नेता लोग किस दिन काम आएंगे, नेता लोगों को तो यही तो मुद्दा मिलना चाहिए। तब ठेला, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं यार, सबका बदला लेगा रे, वही वाला चलना है अपने को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्ट हम कैसे करेंगे, वाइल एक्सप्लोसिव्स आर बीइंग कैरिड ऑन अ लैडर। ठीक है, या हाथ से अपन जो ढो कर ले जा रहे हैं उसकी बात है, बल्क वाला बाद में आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव जो ढो कर ले जाते हैं, जो आप लोग ढोए हैं वो देखो। वाइल एक्सप्लोसिव आर बीइंग कैरिड ऑन अ लेडर, सीढ़ी से अपन जब नीचे जा रहे हैं, एवरी केस और कंटेनर शैल बी सिक्योरली फास्ट टू द पर्सन कैरिंग इट। लेडर कहाँ, साफ्ट वगैरह में लेडर यूज होता है, ठीक है। तो सीढ़ी से जब ऊपर नीचे हो रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं भैया, जो भी अपना केस और कंटेनर है वो जो लेके जा रहा है बंदा, वो क्या करेगा, अपने साथ बांध लेगा अपने शरीर में, कंधे में कहीं भी। नो पर्सन अदर देन अ शॉर्ट फायर सर कैली एनी प्राइमिंग कार्टिज, जो प्राइमिंग कार्टिज जो मैंने बताया, जो डिटोनेटर में पहले से, एक्सप्लोसिव में डिटोनेटर पहले से लगाया हुआ है, डिटोनेटर जो एक्सप्लोसिव में पहले से लगा रहता है, प्राइमिंग कार्टिज, उसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फायरर ले जाएगा इनटू अ शाफ्ट विच इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक। अगर शाफ्ट का खुदाई हो रहा है तो जो प्राइमिंग कार्टिज है उसको कौन लेकर जाएगा भैया, शॉर्ट फायरर ही लेगा।
ठीक है, कंडीशन साफ साफ देखिए क्या बोल रहा है। कंडीशन शाफ्ट है जिसका खुदाई हो रहा है, ठीक है, खुदाई हो रहा है, तो उस केस में प्राइमिंग कार्टिज ही लेके जाएंगे, अंदर जाके अपने को प्राइमिंग नहीं करना है, प्राइमिंग कार्टिज लेके जाएंगे, तो उसको कौन लेके जाएगा, शॉर्ट फायरर लेके जाएगा। एंड नो सच कार्टिज शैल बी सो कैरीड एक्सेप्ट इन थिक फ्लैट बेल्ट बैग अदर कंटेनर सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शॉक, ठीक है। और ये जो प्राइमिंग कार्टिज है उसको कैसे बैग में ले जाना है, थिक, ठीक है, थिक बैग में ले जाना है, थिक बैग में ले जाना है या कंटेनर में, जो कि शॉक को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो एक बार क्लियर कर दीजिएगा क्योंकि उसमें सीआई और आरआई में डाउट है। रेगुलेशन 8 ना, ठीक है, वो लास्ट में एक बार याद दिलाना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव जो अपन हाथ में ढोकर ले जाते हैं उसके लिए था, और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, ओके, ये आएगा आपका इसमें। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव बल्क, देखो यहाँ क्या लिखा है, द कंडीशन एंड अदर डिटेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव बल्क शैल बी स्पेसिफाइड द चीफ इंस्पेक्टर जनरल ऑर्डर, ठीक है, जनरल ऑर्डर लिखा है ना, तो 2018 अक्टूबर में जनरल ऑर्डर हमारा ये चीफ इंस्पेक्टर ने दिया, ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 में, जिसमें कि कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, ये रेगुलेशन 188 जो हम पढ़े अभी, रेगुलेशन 188, ये बाद में दिया चीफ इंस्पेक्टर ने। इसी तरीके से इस गैजेट में बहुत सारी चीजें हैं, वो पीछे जो छूट गया उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, अपन सीएमआर में जो जो आते जा रहा है उसको कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं, ओके। तो देखो एक्सप्लोसिव जो बल्क में ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये बोल रहा है कि जो ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ अ माइन है वे ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क इज प्रपोज टू बी प्रैक्टिस सर इंश्योर द फॉलोइंग, ठीक है। ऑनर एजेंट और मैनेजर जो माइंस के हैं, जहाँ कल मैंने ये गैजेट डाला भाई, कल ग्रुप में डाला है गैजेट, कल देख लो, पहले भी डाल चुका था, कल फिर इसे डाला है। ये पेज नंबर आपको मिलेगा, किस पेज में मिलेगा, पेज नंबर 72 में मिलेगा, जो कल मैंने गैजेट डाला है, ठीक। बिल्कुल इसका क्लास करवाएंगे यार, ये गैजेट के पीछे कुछ कुछ छूटे हैं मुझे पता है, माइंड में है, उसको नहीं छोड़ेंगे, इसको अपन अभी जो आ रहा है उसको करते जा रहे हैं, और पीछे जो छूटा है, ठीक है, उसको अपन एक सर्कुलर, मतलब ये क्या है यार, जो ये देखो लाइन क्या लिखा है, ये देखो, कंडीशन एंड अदर डिटेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क शैल बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर इन जनरल ऑर्डर। जनरल ऑर्डर मतलब 2017 में बोला गया कि जो भी कंडीशन है एक्सप्लोसिव के बल्क के लिए उसे चीफ इंस्पेक्टर जनरल ऑर्डर में निकालेगा, ठीक है। तो चीफ इंस्पेक्टर ने क्या किया, ये 2018 में, 2001 अक्टूबर 2018, नवंबर 17 में अपना वो आ गया था सीएमआर, तो अक्टूबर 2018 में चीफ इंस्पेक्टर ने ये जनरल ऑर्डर निकाला कि ट्रांसपोर्ट बल्क एक्सप्लोसिव कैसे करेंगे। सब होगा, देखो अपन 188 तक पहुंच गए हैं, ठीक है, 207-8 तक तो इम्पोर्टेंट है सीएमआर, वो सीएमआर लगभग कंप्लीट होने पे है अब, एक्सप्लोसिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंप्लीट से सर्कुलर में अपन क्या करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको उठाएंगे, ठीक है। सीएमआर खत्म होने के बाद करेंगे क्या, अपन सर्कुलर का इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाएंगे, और ये गैजेट वगैरह तो गैजेट तो है ही, उसको कंप्लीट करेंगे ही। चलिए चालू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव बल्क। तो क्या क्या ऑनर एजेंट और मैनेजर इंश्योर करेंगे जहां ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव बल्क में हो रहा है। पहला पॉइंट ये इंश्योर करेगा कि ओनली प्रॉपरली ट्रेंड पर्सन हु आर ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द मैनेजर फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लॉयड, मतलब ये एक्सप्लोसिव जो बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए किसको हम डिप्लॉय करेंगे, जो कि मैनेजर ऑथराइज करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजर ऑथराइज करेगा कि जो हमारा एक्सप्लोसिव बल्क ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें जो जो बंदे काम करेंगे, डिप्लॉयड होंगे, उसको मैनेजर ऑथराइज करेगा, और ट्रेंड पर्सन ही डिप्लॉयड होंगे। ये नहीं कि नया ज्वाइनिंग कल तुम हुए कि अभी अभी तो लड़का पढ़ के आया है डिप्लोमा और इसको दे दिया कि जाओ भाई एक्सप्लोसिव तुम ट्रांसपोर्ट करो बल्क में, तो ऐसा नहीं, ट्रेंड पर्सन अपना अच्छा प्रॉपरली ट्रेंड पर्सन ही जाएगा। बी क्या है, एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, ठीक है, personal protective equipment as required to be used by person deployed in this connection are provided and also used, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट बल्क एक्सप्लोसिव कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव बल्क में जो ट्रांसफर कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए, एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनके पास होना चाहिए। तो ये अब इस तरीके का इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या क्या इंश्योर करेंगे, ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या इंश्योर करेंगे, ठीक है, ए बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोनों लाइन अपने को याद रखना है, ठीक है। ए बी दे देगा, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ए बोथ ए एंड बी इसका आंसर रहेगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला देखो,
बल्क वाला ओपन कास्ट में होगा यार। बल्क क्या होता है, गाड़ी से अपन ले जाते हैं, जो वैन से ले जाते हैं ना, बल्क एक्सप्लोसिव वैन से ले जाते हैं, उसकी बात हो रही है। द एंटायर ऑपरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क विद इन एन ओपन कास्ट माइन shall be placed under the overall charge of a competent person holding at least overman certificate of competency। ठीक है, इसका ओवरऑल एक इंचार्ज बना देंगे, जो ओपन कास्ट ही की बात हो रही है, जो अभी आप क्वेश्चन ही पूछे सर, बल्क वाला सर। एसएमई, एसएमई क्या सर, वही साइट मिक्स्ड इमल्सन भी बोल सकते हैं, साइट मिक्स स्लरी, ये सब बल्क में ही एक्सप्लोसिव जाता है। ठीक है। सॉरी। तो हाँ, तो दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव होता है बल्क में, उसका ओवरऑल इंचार्ज कौन रहता है। ओवरऑल चार्ज कौन रहता है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन जिसके पास कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क टू द प्राइमिंग स्टेशन और द साइट ऑफ ब्लास्टिंग शैल बी डन ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर। ठीक है, जब तक सूरज है तब तक अपना काम होगा, सूरज डूबा तो निकल लो भैया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क टू द प्राइमिंग स्टेशन या साइट ऑफ ब्लास्टिंग, जहां भी हमें प्राइमिंग करना है या ब्लास्टिंग करना है, वहां अपना डे लाइट आवर में ही होगा बल्क वाला। ठीक है, एक्सप्लोसिव को ही बल्क, बल्क मतलब बाबू मतलब बड़े मात्रा में। बल्क का मतलब क्या होता है, बड़े मात्रा में। ठीक है, बल्क मतलब बड़े मात्रा में जो एक्सप्लोसिव हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, उसको बल्क एक्सप्लोसिव बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, बल्क मतलब बड़े मात्रा में, तो द प्राइमिंग स्टेशन साइट ऑफ ब्लास्टिंग शैल बी डन ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। ओके। नॉन कार्टिज, ओवरमैन को मजदूर। हाँ, ओवरमैन का है। The quantity of explosive to be transported in bulk at one time to the site of blasting shall not exceed the actual quantity required for use in one round of shots and also not before 30 minutes of the commencement of charging of holes। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि जो आपका एक्सप्लोसिव बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है, उसको साइट ऑफ ब्लास्टिंग में कब लाना है। तो जब हमें ब्लास्टिंग करना है उससे 30 मिनट पहले नहीं लाना है, मतलब 30 मिनट पहले, उससे पहले नहीं लाके खड़ा कर देना है। अब यहाँ हमारा ब्लास्टिंग हो रहा है, ब्लास्टिंग करना है, यहाँ पास हम लाके खड़ा कर दिए 1 घंटा से नहीं। जब हमारा ब्लास्टिंग होगा तो उससे 30 मिनट पहले ही लाना है। ठीक है, ऑल्सो नॉट बिफोर 30 मिनट, 30 मिनट पहले नहीं लाना है। ओके। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि जो एक्सप्लोसिव हमारा ट्रांसपोर्ट बल्क में होता है, तो साइट ऑफ ब्लास्टिंग में उसे कब लाना है और कितना लाना है। कितना लाना है, एक्चुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर यूज इन वन राउंड ऑफ शॉट, जितना क्वांटिटी हमें यूज करना है उतना ही एक्सप्लोसिव लाना है। और कब लाना है, 30 मिनट से पहले नहीं लाना है। ओके। पांचवा पॉइंट देखिए, व्हीकल ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी शैल ओनली बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क। किसी भी व्हीकल में हम ये नहीं कि अपना बुलेरो में डाले और ले आए, वो व्हीकल रहेगा वो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो अप्रूव्ड रहेगा। ठीक है, अप्रूव्ड व्हीकल रहेगा कि हाँ इसमें आप एक्सप्लोसिव लाना ले जाना कर सकते हैं। वैन, एक्सप्लोसिव वैन सबने देखा ही होगा। ठीक। ऑल कंडीशन स्टिपुलेटेड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द व्हीकल डिप्लॉयड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। जितना भी कंडीशन बताया गया है कि एक्सप्लोसिव बल्क को कैसे हैंडल करना है, किस गाड़ी में लाना है, क्या करना है, वो सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके। Such vehicles shall be in safe operating condition and should be driven by a competent licensed driver ड्यूली ऑथराइज बाय मैनेजर। ठीक है, जो ड्राइवर है उसको कौन ऑथराइज करेगा, मैनेजर करेगा। ये भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो आपका बल्क एक्सप्लोसिव का ड्राइवर होता है उसके पास एक तो लाइसेंस होना चाहिए, और उसको कौन ऑथराइज करेगा भैया, उसको मैनेजर ऑथराइज करेगा। सच व्हीकल शैल बी इन सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब उस व्हीकल का कंडीशन भी सही शॉर्ट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ब्रेक वगैरह सब ठीक होना चाहिए, खटारा गाड़ी नहीं होना चाहिए। ये सर्कुलर नहीं है बॉस, मिल नहीं रहा सर, प्लीज बता दीजिए, मैं फिर आज डाल दूंगा। ठीक है, 2 बार ये ग्रुप में डाला जा चुका है, आज फिर गैजेट क्लास के जस्ट बाद डाल दूंगा, आप लोग इसको स्टार्ट मैसेज करके रख लीजिए। ठीक। आठवां पॉइंट देखिए, एटलीस्ट 2 फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ सुटेबल साइज एंड कैपेबल ऑफ फायरिंग इलेक्ट्रिकल एंड पेट्रोलियम फायर। कम से कम उस व्हीकल में 2 फायर एक्सटिंग्विशर रहेंगे, उनमें से एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए होगा, इलेक्ट्रिक फायर एक्सटिंग्विशर बुझाने के लिए होगा, और एक पेट्रोलियम फायर एक्सटिंग्विशर बुझाने के लिए होगा। ठीक है, कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर, आप लोग सब जानते हैं
इस तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर सब जगह बिल्डिंग वगैरह कहीं ना कहीं देखे होंगे, ठीक है। तो ये एक दो रहेंगे, एक रहेगा इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए, एक पेट्रोलियम फायर को बुझाने के लिए कैपेबल होगा, ठीक है। सेली प्रोवाइडेड ईच व्हीकल इन इजी एक्सेसिबल पोजीशन, आसान जगह पे होगा, ये नहीं कि निकालने में ही आग लग जाए। एंड मेंटेन इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, और हमेशा अच्छे अच्छे मेंटेनेंस से होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि कम से कम कितने फायर एक्सटिंग्विशर उस व्हीकल में रहेंगे। तो दो फायर एक्सटिंग्विशर कम से कम रहेंगे, उनमें से एक ऐसा रहेगा जो इलेक्ट्रिक फायर को डील करने में सक्षम हो, और एक ऐसा रहेगा जो पेट्रोलियम फायर को डील करने में सक्षम हो। नौवां पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। Before transporting explosive in bulk, the competent person authorized in this regard shall personally search every person engaged in the transport and use of explosive and shall satisfy himself that no person so engaged has in possession। हाँ, ये बीड़ी सुट्टा वाला फिर केस आ गया भैया। देखो, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो अपना कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो पूरा ओवरऑल इंचार्ज है, जैसे ओवरमैन ही सर्टिफिकेट होल्डर जो बताया गया, वो क्या करेगा भैया, सबका पॉकेट वॉकेट चेक करेगा कि कोई बंदा बीड़ी सुट्टा सिगरेट लेके तो नहीं जा रहा है, या कोई भी ऐसा चीज जिससे आग जल सकता हो, फ्लेम हो सकता हो, या स्पार्क रख सकता हो, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन को हम हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर। तो कोई भी बंदा, ये जो कंप्लेंट पर्सन है, सबको चेक करेगा कि बीड़ी सुट्टा सिगरेट नहीं है, मैच बॉक्स, ठीक है ये, और ये अदर अपरेटस लाइक मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मोबाइल फोन को हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ मोबाइल फोन को भी नहीं रखना है। एंड एनी काइंड ऑफ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट, फ्लेम और स्पार्क। अच्छा, नया सर्कुलर पढ़ रहे हैं और दे दिया 1963-84 वाला सर्कुलर। अब बताइए यार, फिर से मोबाइल सब कोई ले जाता है वहीं से। मोबाइल तो भैया आजकल मोबाइल के बिना आदमी कहाँ चलता है। ठीक है, लेकिन भाई नियम तो नियम है, ओके। अब ले जाता है नहीं ले जाता है वो अलग चीज है। अब देखो ये 10वां पॉइंट क्या बोल रहा है। एडिशनली द फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव इन बल्क। ठीक है, एक्सप्लोसिव बल्क में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हम्म। ये मैगजीन स्टोरेज वगैरह का एक और ये चीज है, इससे मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट निकाल के आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, व्हाट्सएप कहाँ गया? एक ये बताता हूँ, ठीक है। मैगजीन में स्टोरेज कितना होना चाहिए, क्या है वो, यूपीपीएससी में एक बार आ गया, लेकिन वो ज्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए उसको, ठीक है, कोई बात नहीं, एक मिनट खुल गया होगा। एक्सप्लोसिव रूल्स 2018 है, ये डीजीएमएस ने दिया था, ओके। इससे शायद कुछ बहुत कुछ फायदा होगा अपने को। तो इसको भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़, इसको मैं वैसे व्हाट्सएप में डाल दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इससे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें निकालना पड़ेगा और बहुत डीप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन, न्यू सर्कुलर का पीडीएफ अवेलेबल। न्यू सर्कुलर क्या है ना यार, हर वही बीच बीच में आते रहता है, ऐसा कोई पूरा एक साथ नहीं बना है। जो मैंने एक डाला होगा ग्रुप में वो पूरा नहीं है, इसको मैं डाल दूंगा ग्रुप में भी, ठीक है। इससे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, लेकिन बहुत डीप है, बहुत बड़ा है, तो इसको क्या है, छांटना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बता रहा। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव पढ़ रहे थे ना अपन, क्या क्या हमें एक्सप्लोसिव, क्या क्या हमें, वो जब देखो यार टाइम बचेगा तब अपन मैगजीन वगैरह कितने डीप जाएंगे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 10वां पॉइंट है, एडिशनली द फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव इन माइल बल्क। ठीक है, बल्क एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव को बल्क में हम जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। द व्हीकल शैल बी प्रॉपर्ली अर्थड विद चेन लिंक्स विद लोडिंग वाइल लोडिंग। ठीक है, आप देखे होंगे पीछे गाड़ी का चेन जैसा जमीन में लटकते रहता है, तो इसी को बोलते हैं अर्थिंग। जब लोडिंग हो रहा है आपका व्हीकल, तो आपका जो ये चेन जैसा जो लटकता है वो जमीन में अच्छे से वो सटा रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, द व्हीकल सेल बी वेल लॉक्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ प्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टॉक ऑफ, ठीक है। मतलब जब आप एक्सप्लोसिव लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं, उस टाइम को छोड़ करके हमेशा वो व्हीकल क्या रहेगा, वेल लॉक्ड रहेगा। द व्हीकल से नॉट बी ओवरलोडेड, ओवरलोडेड हमको नहीं करना है व्हीकल को। द व्हीकल से नॉट बी ड्रिवन एट ए स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपका आया था कि व्हीकल का स्पीड जो है व्हीकल का स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। द व्हीकल लोडेड विद एक्सप्लोसिव शेल नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड। ठीक है, अब एक्सप्लोसिव से लोड हो गया है तो ये नहीं कि इसे हम छोड़कर कहीं और गए, चाय पानी पीने के लिए चले गए, हमेशा ये क्या रहेगा, एक बंदे के साथ अटेंडेंट ही रहेगा। ठीक है, द व्हीकल शैल बी केप्ट इन आइसोलेटेड प्लेसेस व्हाइल लोडेड। जब लोडेड व्हीकल है तो उसको ऐसे नहीं कि पब्लिक प्लेस में जाके खड़ा कर दिए या कुछ भी, हमको क्या करना है, या कहीं भी लोग रहते हैं वहां नहीं रखना है, ऐसा जगह रखना है जहां आइसोलेटेड हो, मतलब अभी यूज में नहीं है, अपन माइंस के आसपास पहुंच गए हैं, यूज में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, आइसोलेटेड जगह रखेंगे। सर फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट का वैलिड अपना 70 साल आपका जब हो रहा है उसको उस डेट को लिख दीजिए। The vehicle loaded with explosives shall not be taken into garage, repair shop and shall not be parked in a congested places। अगर एक्सप्लोसिव से लोडेड है आपका व्हीकल तो आपको याद नहीं करना है कि भैया हमारा ब्रेक ढीला है कि लाइट नहीं जल रहा है, जो भी काम कराना है पहले करा लो। यदि व्हीकल लोडेड हो गया एक्सप्लोसिव से तो गैरेज वगैरह नहीं जाना है, रिपेयर शॉप नहीं जाना है, और ऐसे जगह पार्क नहीं करना है जो कंजेस्टेड प्लेस हो, गली गलियारा में पार्क नहीं करना है। द व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी रिफ्यूल्ड except in emergency। ठीक है, even then its engine shall be stopped and other precaution taken to prevent accident। अगर आपका एक्सप्लोसिव से लोडेड व्हीकल है उस समय आपको फ्यूली पेट्रोल डीजल डलाने नहीं जाना है, एक्सेप्ट इन इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी है भैया एकदम खत्म हो गया नहीं डला पाया पहले तो जा सकते हैं, और उस केस में क्या करेंगे, इंजन को आपको बंद करना है और अदर प्रिकॉशन लेना है ताकि एक्सीडेंट ना हो। ठीक, Wherever drilling operations are being carried out, जहाँ ड्रिलिंग हो रहा है, चार्जिंग ऑफ ऑलरेडी ड्रिल डीप होल shall not be carried out in the same area at the same time। ये चीज होता है माइंस में, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब आपका ये इतना बड़ा पैच है जहाँ आपको वो उड़ाना है, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ ड्रिलिंग भी कर रहे हैं और साइड में चार्जिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज होता है, नहीं होना चाहिए। ये आपका ये एक्सप्लोसिव वैन आके यहाँ खड़ा हो गया और आपका इधर ड्रिलिंग भी हो रहा है, ये मान लो ये दो ठो ड्रिल होना बच गया है, ये दो जगह बच गया है, अपन क्या कर रहे हैं, इधर से चार्जिंग करना चालू कर दिए और इधर ड्रिलिंग भी हो रहा है, तो ये प्रैक्टिस अपने को नहीं रखना है। मतलब प्रैक्टिस क्या, सीएमआर कहता है कि ऐसा नहीं करना है कि आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन भी हो रहा है साइड में और चार्जिंग, चार्जिंग मतलब क्या, एक्सप्लोसिव को होल में डालना, चार्जिंग ऑफ ऑलरेडी ड्रिल डीप होल शैल नॉट बी कैरिड आउट इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। ये चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि इनमें से क्या गलत है क्या सही है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन जहां हो रहा है तो ड्रिलिंग और चार्जिंग एक साथ नहीं हो सकता, बस ये याद रखिए। क्लियर। 11वां पॉइंट है, एवरी व्हीकल यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव बल्क शैल बी केयरफुली इंस्पेक्टेड वंस इन एवरी 24 आवर्स। हर 24 घंटे में आपको उसका इंस्पेक्शन करना है कि ब्रेक ठीक है कि नहीं, लाइट ठीक है कि नहीं, ओके, सही कंडीशन में है कि नहीं आपका गाड़ी, बाय अ कंप्टेंट पर्सन टू इंश्योर दैट। क्या क्या इंश्योर करेगा, क्या क्या चेक करेगा, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो अपने जगह पे है कि नहीं। ठीक है, हर 24 घंटे में क्या क्या चेक करेगा ये देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर अपने जगह पे है कि नहीं, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होता है जिससे आपका सेल्फ स्टार्ट है, इलेक्ट्रिक वायरिंग क्या क्या गाड़ी में रहता है, सेल्फ स्टार्ट हो गया, और लाइट जो जलता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग जितने भी है वो वेल इंसुलेटेड और फर्मली सिक्योर्ड है कि नहीं। ज्यादातर क्या चीज आग लगता है गाड़ियों में, स्पार्क से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है आपका सही शॉर्ट है कि नहीं ये चेक करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि हर 24 घंटे में क्या क्या चेक करेगा, उसमें से 3 ऑप्शन इनमें से रहेंगे, एक ऑप्शन कुछ और रहेगा। ओके, द चेसिस इंजन एंड बॉडी आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम सरप्लस ऑयल और ग्रीस। ठीक है, आपका चेसिस वगैरह में ऑयल वगैरह गिरा रहता है, ग्रीस वगैरह रहता है, तो वो सब साफ है कि नहीं। फ्यूल टैंक एंड फीड लाइन्स आर नॉट लीकिंग, फ्यूल टैंक से कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। फिर भी एक फ्यूल टैंक के आसपास देखते होंगे बड़े गाड़ियों में कि फैला रहता है तेल वगैरह। ठीक है, ब्रेक शोर से भी लगता है। ठीक है, मेन आपका स्पार्क है और ब्रेक शोर, ये सबसे आपका आग लगता है। ठीक है, तो फ्यूल टैंक से लीक नहीं होना चाहिए। लाइट्स, ब्रेक्स, स्टीयरिंग मैकेनिज्म आर इन गुड वर्किंग ऑर्डर, तो ये सारा चीज हर 24 घंटा में कॉम्पिटेंट पर्सन चेक करेगा। ठीक, जब भी आपका 24 घंटा मतलब जब भी व्हीकल यूज होना है उससे पहले ही चेक करेगा। अब रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन मेड, जो इंस्पेक्शन अभी हमने किया 11वें नंबर में, वो सब एक बॉन्ड पेज बुक में लिखेगा और साइन करेगा। ठीक है, कंपिटेंट पर्सन मेकिंग द इंस्पेक्शन, जो भी इंस्पेक्शन किया कंपिटेंट पर्सन उसके द्वारा साइन किया जाएगा। 13वां पॉइंट बोलता है द माइन मैनेजर शैल फ्रेम अ सुटेबल कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क।
अब माइंड मैनेजर एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा जिसमें सब कुछ लिखेगा कि कैसे क्या कहाँ लाना है। अब देखो ये पूरा खत्म हो गया। अब इसमें साइज ऑफ एक्सप्लोसिव तो लिखा ही नहीं जो क्वेश्चन में आपका आ गया था। साइज ऑफ एक्सप्लोसिव लिखा ही नहीं है जो क्वेश्चन में आ गया था। तो ये भैया हमारा सर्कुलर में लिखा है 15 सेंटीमीटर। तो आपने ये सारा क्लेम किया होगा एनसीएल में। होप कि इसमें आपको बोनस मार्क मिल जाएगा, जबकि इसमें भी इसको लिखना चाहिए था। अब ये चीफ इंस्पेक्टर जब क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें लिखना चाहिए कि एक्सप्लोसिव जो लिखा रहता है था प्रशांत कुमार सरकार था 2018 में। अभी क्या चल रहा है 2023। अभी कौन है नाम तो याद नहीं है मुझे। व्हीकल में एक्सप्लोसिव का साइज वही 15 सेंटीमीटर आपका सर्कुलर में दिया हुआ है। ओके, ये हो गया वो। अब रिजर्व स्टेशन अगला पढ़ेंगे और ये सीएमआर का अगला रिजर्व स्टेशन ही है। देखो 189 रिजर्व स्टेशन क्या कहता है, सर्कुलर में 15 सेंटीमीटर है। वो सारा ईएमटी वगैरह कहीं कहीं 25 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन अपन सर्कुलर को ही मेन मान के चलेंगे। ठीक। रिजर्व स्टेशन नो केस और कंटेनर कंटेनिंग एक्सप्लोसिव शैल बी लेफ्ट और केप्ट इन अ माइन एक्सेप्ट इन अ प्लेस अपॉइंटेड बाय द मैनेजर फॉर द पर्पज एंड लीगली मार्क्ड बाय रिजर्व स्टेशन। ठीक है, माइंस के अंदर में हमको कोई भी एक्सप्लोसिव नहीं रखना है। कहाँ रख सकते हैं, जो प्लेस अपॉइंट करेगा मैनेजर से। रिजर्व स्टेशन का ऊपर हमने पढ़ लिया कि चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन जो प्लेस जो है प्लेस कौन तय करता है, मैनेजर फॉर द पर्पज। और उस जगह पे ये रिजर्व स्टेशन लिखा रहेगा। जो भी जगह है जहां हम एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं वहां इस तरीके से कैपिटल लेटर में रिजर्व स्टेशन लिखा रहेगा। द कंडीशन फॉर साइट सिलेक्शन एंड अदर डिटेल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग रिजर्व स्टेशन इन अ माइन शैल बी स्पेसिफाइड द चीफ इंस्पेक्टर इन जनरल ऑर्डर। ठीक है, ये जो लिख दिया ना जनरल ऑर्डर की जो कंडीशन कैसा साइट में हमें रिजर्व स्टेशन बनाना चाहिए, जनरल ऑर्डर जो लिख दिया वो यहाँ है। ठीक, ये सीएमआर में साफ साफ लिख दिया है कि जो साइट सिलेक्शन कैसा रहेगा रिजर्व स्टेशन का, ये सब। तो ये क्या रहेगा, जनरल ऑर्डर से करेगा। तो जनरल ऑर्डर यही 2018 में चीफ इंस्पेक्टर ने ये जनरल ऑर्डर में बताया कि रिजर्व स्टेशन का साइज क्या होना चाहिए, कैसा मतलब कैसा साइट रहना चाहिए, किस जगह पे हमें बनाना है। तो देखो द कंडीशन फॉर साइट सिलेक्शन फॉर एस्टेब्लिशिंग अ रिजर्व स्टेशन अंडर रेगुलेशन 189 ऑफ सीएमआर। ठीक है, क्या क्या इसने बताया। द रिजर्व स्टेशन शैल बी सिलेक्टेड इन सच अ वे एज टू इंश्योर दैट सर डिटोनेटर और कार्टिज के बीच डिस्टेंस कितना रहेगा। डिटोनेटर और कार्टिज के बीच डिस्टेंस कितना रहेगा, कहीं 10 मीटर तो कहीं 3 मीटर है। चलो इसमें कंफ्यूजन है यार, मैं मतलब एक बार बुक पलटना पड़ेगा। 3 मीटर तो भाई बोल रहा है मुकेश। कुछ प्रूफ है यार, कहाँ लिखा है बता दो तो अपन भी कंफर्म हो जाए, कहीं पढ़े हो तो। हम्म, सर वेजिंग ऑफ लॉन्ग का क्लास कल है यार। अच्छा, सर्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वर्ल्ड क्लास नहीं, उन्होंने प्रिपेयर किया है 2-3 दिन से, उसी लिए मैं प्रिपरेशन हो रहा था। तो कल आपका सलवेजिंग क्लास होगा। तो अगर एलसी काको में 3 मीटर दिया है तो 3 मीटर चलिए, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। आप सलवेजिंग ऑफ लॉन्ग वर्ल्ड लीजिए, देखिए एक बार। प्रिपरेशन उन्होंने 2-3 दिन से किया है। ठीक है, उम्मीद है अच्छा होगा, नहीं होगा तो बताएंगे आप मुझे। कंडीशन फॉर साइट सिलेक्शन, कैसा साइट होना चाहिए। द प्लेस हैज नो ओवर हैंगिंग साइट। ओवर हैंगिंग समझ रहे हैं, या आपका जहाँ रिजर्व स्टेशन है तो ये नहीं कि यहाँ पास कुछ ओवर हैंगिंग जैसा छत रहे। ठीक है, ओवर हैंगिंग नहीं होना चाहिए। एंड प्रोमिनेंट अंडरकट्स, अंडरकट्स मतलब ये इस तरफ से अंडरकट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडरकट। द रूफ एंड साइड्स आर एडिक्वली सपोर्टेड, रूफ साइड अच्छे से सपोर्टेड होना चाहिए और वाइट वाश्ड होना चाहिए। ठीक है, कैसा जगह रिजर्व स्टेशन हमें बनाना है, कैसा जगह बनाना है कि जहां ओवर हैंगिंग ना हो, अंडर कट ना हो और रूफ और साइड अच्छे से सपोर्टेड हो और व्हाइट वाश्ड हो। एंड द प्लेस इज केप्ट क्लीन, साफ सुथरा रखना है। फ्री फ्रॉम लूज डेब्रिस एंड इज एडिक्वेटली फेंस्ड, फेंस। ठीक है, फेंस रखना है कि वहां कोई आदमी अनऑथराइज आदमी ना चला जाए। ठीक है, तो फेंसिंग भी अपन कर देते हैं। द रिजर्व स्टेशन एंड ऑल प्लेसेस लाइंग विद इन 18 मीटर ऑफ द सेम आर क्लीन्ड ऑफ कोल डस्ट। अब देखो रिजर्व स्टेशन को तो हमें क्लीन रखना ही है, उसके आसपास 18 मीटर तक भी एक डाटा हमें आया जो कि क्वेश्चन में पूछ सकता है
कि रिजर्व स्टेशन को तो हमें क्लीन रखना ही है कोल डस्ट से, ठीक है, लेकिन उसके आसपास 18 मीटर तक भी हमें क्लीन रखना है। द रूफ एंड फ्लोर एंड साइड्स इन द एरिया आर एडिक्वेटली ट्रीटेड विद इनकम्बस्टिबल डस्ट इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड इन, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि इनकम्बस्टिबल डस्ट को कैसे छिड़का जाता है, एंड तो उस तरीके से हमें क्या करना है, 18 मीटर तक क्लीन रखना है और इनकम्बस्टिबल डस्ट का छिड़काव करना है। लो यार, ये 10 मीटर कंफर्म बता दिया। ओहो, कोई बुक का बताओ यार, चलो यार इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं देख लूंगा, 10 मीटर 3 मीटर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। द रिजर्व स्टेशन एंड ऑल प्लेसेस लाइंग विद इन 18 मीटर, ये क्लियर हो गया, रिजर्व स्टेशन को साफ सुथरा रखना है और उसके 18 मीटर के आसपास भी अपने को कोल डस्ट को साफ करना है, और रूफ फ्लोर साइड्स में अपने को इनकम्बस्टिबल डस्ट का छिड़काव करना है। द फ्लोर ऑफ द वर्किंग इन द 18 मीटर जोन shall be particularly treated with at least 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट, जो अपना ठीक है ना, इसको यार कंफर्म कर देंगे, 3 मीटर 10 मीटर वाला एक बार देखना पड़ेगा बुक, ओके, सर्कुलर ही देख लेंगे या कहीं भी जो मेरे पास अवेलेबल बुक है उसमें देख लेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। तो जो इनकम्बस्टिबल डस्ट करेंगे फ्लोर और साइड हर जगह करेंगे, तो फ्लोर में जो इनकम्बस्टिबल डस्ट का छिड़काव होगा वो कितना, कम से कम 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट होना चाहिए, ठीक है, फ्लोर में 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ छिड़काव होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि 18 मीटर तक हमें साफ सुथरा करना है कोल डस्ट को, और क्या करना है, इनकम्बस्टिबल डस्ट का 18 मीटर तक छिड़काव करना है और रिजर्व स्टेशन से, और जो फ्लोर है उसमें 2 सेंटीमीटर का आपका थिक इनकम्बस्टिबल डस्ट आएगा। नो energized electric cables or any other source of energy having potential to ignite or explode explosive are allowed to pass within 90 with a distance of 90 मीटर from the reserve station। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा आ गया आपका, ये आपका रिजर्व स्टेशन है, तो आपका रिजर्व स्टेशन से 90 मीटर तक कोई भी आपका इलेक्ट्रिक केबल नहीं जाएगा, ठीक है, रिजर्व स्टेशन से 90 मीटर तक एनर्जाइज्ड, ऐसा मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक केबल जो कि इग्नाइट कर सके एक्सप्लोसिव को, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रिक केबल जो कि एनर्जाइज कर सके जिससे एक्सप्लोसिव उड़ने का खतरा हो, वो 90 मीटर तक आपका रिजर्व स्टेशन से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 90 मीटर भी एक इम्पोर्टेंट डाटा आ गया इस गैजेट में, इस रेगुलेशन में 90 मीटर भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है कि रिजर्व स्टेशन से 90 मीटर तक एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं जाएगा जो कि एक्सप्लोसिव को उड़ा सके। द प्लेस इज एडिक्वली वेंटिलेटेड, वहाँ अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि भैया वेंटिलेशन ही अच्छा नहीं है तो वहाँ गैस आ गया या, ओके, तो वेंटिलेटेड जगह रहना चाहिए। छठवां पॉइंट है द प्लेस इज नॉट फ्रिक्वेंटेड बाई पर्सन, इसका मतलब हुआ कि रिजर्व स्टेशन ऐसा जगह ना हो कि वहाँ लोगों का आना जाना ज्यादा हो, ठीक है, थोड़ा आइसोलेट जगह में रखेंगे। रिजर्व स्टेशन कहाँ रहता है, थोड़ा आइसोलेट जगह में रहता है जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, तो द प्लेस इज नॉट फ्रिक्वेंटेड बाई द पर्सन, ओके। तो रिजर्व स्टेशन का जो साइट सिलेक्शन रहेगा उसमें ये कंडीशन था, ओके। अगला आपका आएगा अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल, एनफो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कंडीशन फॉर यूज अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, पहले सीएमआर में अगला क्या है ये देखते हैं, शॉर्ट फायरर, ओके। शॉर्ट फायरर है 190 नंबर, इसमें क्या बोलता है, द प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस एंड चार्जिंग एंड स्टीमिंग ऑफ होल शैल बी कैरिड आउट बाई और अंडर द पर्सनल पर्सनल सुपर ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। आगे इसको क्या बोलेंगे, इस पर्सन को इन दीज रेगुलेशन, ये जो आगे हम पढ़ेंगे, रेफर टू एज शॉर्ट फायरर, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको शॉर्ट फायरर बोलेंगे, हु शैल फायर द शॉट हिमसेल्फ। अब देखो, यहाँ से आपका क्वेश्चन एनसीएल में बन गया था एक लाइन से, ठीक है, आपका एनसीएल में एक क्वेश्चन क्या आया था कि शॉर्ट फायरर क्या नहीं करेगा, ओके। स्टोन डस्ट का क्लास लूंगा यार, स्टोन डस्ट इसी में है, जो गैजेट है उसी में है, वो अपन क्लास लेंगे, अच्छे से स्टोन डस्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। उसका थोड़ा प्रिपरेशन करके आऊंगा ताकि उसमें आप लोगों को अच्छा से बता सकूं, स्टोन डस्ट का भी प्रिपरेशन हो नहीं पा रहा है इसलिए उसको थोड़ा छोड़ा गया है। ये जो गैजेट जो है ना, इसी में ऊपर में स्टोन डस्ट भी आएगा। शॉर्ट फायरर का देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया था, हु सेल फायर द शॉट हिमसेल्फ, आपका क्वेश्चन ये था कि शॉर्ट फायरर क्या नहीं करेगा, और पहला ही ऑप्शन था शॉर्ट फायरर सेल नॉट फायर द शॉट हिमसेल्फ, ठीक है। ऑप्शन क्या था, शॉर्ट फायरर सेल नॉट, ऑप्शन ये था नॉट, और वो क्वेश्चन क्या पूछा था, शॉर्ट फायरर क्या नहीं करेगा, मतलब फायर करेगा, तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर था, ठीक।
तो जो भी आपका चार्जिंग, स्टीमिंग, जो कुछ भी होगा या तो शॉर्ट फायरर खुद करेगा या अंडर द पर्सनल सुपरविजर ऑफ शॉर्ट फायरर होगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। शॉर्ट फायरर का रिपोर्ट करवा दीजिए सर, अंडरग्राउंड ओपन का रिपोर्ट राइटिंग तो आप लोगों का क्लास हो गया यार शायद। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया था। दूसरा पॉइंट क्या है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू बी अ शॉर्ट फायरर अनलेस ही होल्ड। कौन कौन शॉर्ट फायरर बन सकता है, उसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट हो, सरदार सर्टिफिकेट हो या मैनेजर सर्टिफिकेट हो। ठीक है, शॉर्ट फायरिंग मतलब कोई भी कर सकता है, मैनेजर सर्टिफिकेट भी शॉर्ट फायरिंग कर सकता है, ओवरमैन भी कर सकता है, सरदार सर्टिफिकेट भी कर सकता है। यदि बिलो ग्राउंड माइंस है तो उनके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ओपन कास्ट के केस में गैस टेस्टिंग बस हट जाता है, मैनेजर, ओवरमैन, सरदार सर्टिफिकेट ही शॉर्ट फायरर होता है। 1957 में एक शॉर्ट फायरर सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता था, तो 1957 जो रेगुलेशन है उसमें, ठीक है, 1957 का शॉर्ट फायरर रेगुलेशन पहले था। तो ये भाई लिख दिया है कि पहले जो 2017 आने से पहले जिसके पास शॉर्ट फायरर सर्टिफिकेट है वो भी शॉर्ट फायरर ही कहलाएगा। ये नहीं कि 2017 आया तो उसमें क्या होगा आपका, 2017 आया तो शॉर्ट फायरर सर्टिफिकेट रद्द हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट फायरर ही कहलाएगा जो 1957 में पहले था। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि शॉर्ट फायरर कौन है। तो अपने को सरदार ओवरमैन तो पता है कि सरदार बनता है शॉर्ट फायरर कर सकता है, और ये मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर भी शॉर्ट फायरिंग कर सकता है। ठीक है, मैनेजर, ओवरमैन और सरदार, ये तीन में से कोई भी होगा। अंडरग्राउंड के केस में गैस टेस्टिंग भी होगा और ओपन कास्ट के केस में गैस टेस्टिंग हट जाएगा। क्वेश्चन सीरीज या सिलेबस हो जाए उसके बाद क्वेश्चन सीरीज ही क्वेश्चन क्वेश्चन ही कराएंगे। मान लीजिए आपका 20 तारीख का एग्जाम दे दिया, सिलेबस ही नहीं होगा तो क्वेश्चन सीरीज कराने से क्या फायदा, ये बताओ। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज पूरा होगा। थोड़ा एक मान हम क्या कर रहे हैं, हर 10 दिन बढ़ा बढ़ा के एग्जाम को रख रहे हैं कि 20 को हो सकता है, 20 को चलो नहीं हुआ 25 को हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी अपन सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। उसका क्वेश्चन सीरीज ही इतना होगा कि क्वेश्चन से आप लोगों को फायदा होगा। ओके, प्रोवाइड दैट अच्छा वो क्या बोल रहे हो, वो जो रिपोर्ट राइटिंग ना, चलो मैं देख लेता हूँ हुआ है कि नहीं, एक बार बात करता हूँ सर से, तो ठीक, उसको करवा लेंगे। प्रोवाइड दैट आफ्टर कमिंग into force of these regulations, short firers holding a short firer certificate granted under regulation 12 of coal mines regulation। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था, द कंपटेंट पर्सन अपॉइंटेड शॉर्ट फायर shall not be given any other duty नॉर एनी वन परफॉर्मिंग एनी अदर ड्यूटी सेल बी अलाउड टू परफॉर्म। अब जो शॉर्ट फायर है उसको शॉर्ट फायरिंग ही करना है, ये नहीं कि उससे सरदारी भी करवा लो, ओवरमैनी भी करवा लो, मजदूरी भी करा लो, ऐसा नहीं। जो शॉर्ट फायरर है वो सिर्फ शॉर्ट फायरिंग ही देखेगा। ठीक, नो पर्सन हुज वेजेस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कोल। अब देखो इंसेंटिव सिस्टम माइनिंग में होता है कि जितना ज्यादा कोयला निकालोगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो ऐसा बंदा जिसका जो जिसका अमाउंट ऑफ कोल पे वेज डिपेंड है कि आप जितना कोयला निकालोगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, उसको शॉर्ट फायर नहीं बनाना है। रॉक्स दैट ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग शॉर्ट फायर शैल बी अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज एज अ शॉर्ट फायर। ठीक है, उस बंदे को नहीं बनाना है जिसका पैसा कोल के प्रोडक्ट इंसेंटिव के ऊपर डिपेंड करे, क्योंकि वो क्या करेगा भैया, ज्यादा ज्यादा फोड़ देगा, ज्यादा कोयला निकलेगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका नो पर्सन वाला। ठीक है, जिसका इंसेंटिव कोयले के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट, वेज, पैसा, उसको शॉर्ट फायर नहीं बनाना है। द मैनेजर shall fix from time to time the maximum number of shots that a short firer may fire in any one shift and such number shall be based on। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फायर एक शिफ्ट में, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फायर कौन फिक्स करता है, मैनेजर फिक्स करता है। ठीक है, मैनेजर टाइम टू टाइम उसको फिक्स करते जाएगा। पहला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, द टाइम नॉर्मली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड फायर अ शॉट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक एक शिफ्ट में, सॉरी, एक शिफ्ट में कितना शॉट हमें फायर करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तीन चार पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है कि किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक शिफ्ट में हम कितना शॉट फायर करेंगे। द टाइम नॉर्मली रिक्वायर टू प्रिपेयर एंड फायर अ शॉट, मतलब शॉट को प्रिपेयर करने में और फायर करने में जो टाइम नॉर्मली लगता है उसको हम ध्यान में रख के फिक्स करेंगे। ठीक है, कि इतना टाइम नॉर्मली लग जाता है शॉट को प्रिपेयर और फायर करने में। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द शॉर्ट फायर टू मूव बिटवीन प्लेसेस वेयर शॉट्स आर फायर। ठीक है, शॉर्ट फायरर को
उस जगह में आने जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको ध्यान में रखा जाता है कि मान लो ज़्यादा टाइम लगेगा तो अपना नंबर ऑफ शॉट हम कम कर देंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, द असिस्टेंस इफ एनी अवेलेबल टू हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड। ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो शॉट फायरर है उसको कितने असिस्टेंट्स दिए गए हैं। असिस्टेंट देंगे तो काम जल्दी होगा, बेचारा अकेले कहाँ इधर उधर दौड़ते रहेगा, तो उसको कितने असिस्टेंट दिया गया है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना शॉट। लेकिन ये एक लाइन लिख दिया, सेल नॉट इन एनी केस, किसी भी केस में क्या होना चाहिए, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फायरी सीम हो या थर्ड डिग्री हो या सेकंड डिग्री हो, उसके केस में सिंगल शॉट एक्सप्लोडर में 40। ठीक है, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर में 40 और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर में 80। ठीक है, मतलब एक एक्सप्लोडर से एक ही शॉट अगर उड़ सकता है तो 40, और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर है तो 80। ये सारा चीज आप लोगों ने तो रटा रटाया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इन द केस ऑफ अदर सीम्स 50, और इफ अ सिंगल शॉट एक्सप्लोडर यूज एंड 100 इफ अ मल्टी शॉट एक्सप्लोडर इज यूज। ठीक है, अदर केस मतलब ओपन का, सॉरी, फर्स्ट डिग्री। ये क्या था, सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री और फायरी सीम। ये तीन केस में क्या बोल रहा है भैया, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर 40। इसको इससे देख लीजिए, देखो, सेकंड और थर्ड डिग्री ऑफ फायरी सीम में सिंगल शॉट एक्सप्लोडर 40 हो गया, और डबल शॉट 40 दूनी 80। ठीक है, अदर सीम मतलब फर्स्ट फर्स्ट डिग्री हो गया 50, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर 50 दूनी 100, और ओपन कास्ट माइंस में सिंगल शॉट एक्सप्लोडर 60, 60 दूनी 120 मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। ओके, तो ये आपका सिंगल शॉट में, ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, एनसीएल वगैरह और भी एग्जाम दे दिया है, तो ये तो आप पढ़े ही होंगे। तो ये देखिए, ओपन कास्ट माइंस में जो सिंगल शॉट एक्सप्लोडर है उसमें 60 हो गया, और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर में कितना हो गया, 120। ठीक, provided that where special condition exists, the chief inspector may by writing of suggestion therein permit number of shots to be fixed in variance with the aforesaid provision। अब चीफ इंस्पेक्टर रिटर्न में दे सकता है, वही तो यहाँ जो अपन सीएमआर इतना पढ़ते हैं, माइंस में जाके देखते हैं अरे ये तो कुछ और हो रहा है, तो वो इसी कारण होता है कि चीफ इंस्पेक्टर से रिटर्न में परमिशन ले लिया जाता है कि सर हम 60 के जगह 180 फोड़ना चाहते हैं, ठीक है, 40 के जगह 50 फोड़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन ले लिया जाता है। ठीक, तो ये था। छठा पॉइंट है, द नंबर ऑफ डिटोनेटर्स यूज्ड टू अर्न द पोसेशन ऑफ अ शॉट फायर ड्यूरिंग हिज शिफ्ट शैल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स दैट ही इज परमिटेड टू फायर अंडर सब रेगुलेशन 5। 5 में जितना बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ फायर, उससे ज्यादा नंबर ऑफ डिटोनेटर इशू नहीं करना है। ओके, जितना जो हम ऊपर पढ़े उससे ज्यादा नंबर ऑफ डिटोनेटर हमें इशू नहीं करना है शॉट फायरर को एक बार में। अब हमारा मैक्सिमम शॉट हमको 40 ही उड़ाना है, तो हम 50 डिटोनेटर इशू नहीं करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ डिटोनेटर इशूड टू एंड द पोजीशन शॉट फायर ड्यूरिंग हिज शिफ्ट शैल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स दैट ही इज परमिटेड टू फायर अंडर सब रेगुलेशन 5। अब क्या बोल रहे हो सर, पढ़ तो पूरा लिया है, बार बार भूल जाते हैं। ना भूलने का तरीका यही है कि हर 3 दिन में रिवीजन करो। रिवीजन के बिना सीएमआर तो पॉसिबल नहीं है यार, नहीं याद रहेगा, वो ह्यूमन नेचर है भूलने का। वो आप एग्जाम के एक दिन पहले भी देखोगे तो लगेगा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिवीजन करते रहोगे ना तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। ऐसा नहीं है वो एक दिन पहले लगेगा अरे यार इतना पढ़ा था, ये कैसे, ये तो अपने, अरे यार ये तो याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं आ रहा ये क्या पढ़ा था, लेकिन एग्जाम टाइम में याद आ जाता है। वो कब आएगा, जब आप रिवीजन करते रहोगे। कि हमारा एक्ट रूल लेजिस्लेशन वाला जितना पोर्शन है ना, उसको वीकली एक शेड्यूल बनाए कि इस वीक में मुझे इतना चैप्टर रिवीजन करना है। ठीक है, चैप्टर 14 पहुंच गए हैं, तो आप 2-3 चैप्टर का टारगेट बनाओ कि इस वीक में ये 3 चैप्टर रिवीजन कर दूंगा, इस वीक में ये अगला 3 चैप्टर रिवीजन कर दूंगा। बिना रिवीजन के तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा डाटा है, और नंबर ऑफ डेज तो बाप रे बाप पूरा माथा पच्ची कर देता है, तो वो सब याद नहीं रहेगा यार। ठीक है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू करें, इसको खत्म करते हैं 191 को भी, कीबोर्ड। ना बाबा ऐसा मत बोलो यार, एक बार पढ़ने से, आप यार इंसान हो, जादू का शक्ति तो मिला नहीं है ऋतिक रोशन वाला कि एक बार देख लिए ऐसा और आपको दिमाग में याद रहेगा। ओके, तो अब वीकली रिवीजन करो ना भाई लोग।
ऐसा नहीं है कि आप डेली रिवीजन करने बोल रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज, वीकली एक शेड्यूल बनाओ कि संडे को क्लासेस कम होते हैं, संडे को रिवीजन अपना बना लो। कल किया जाए? चलो ठीक है। हम्म। अब बाकी ऐसा सर्कुलर का क्लास, भाई यार फिर सर्कुलर जैसे अब सर्कुलर चालू करेंगे तो सीएमआर नहीं होगा, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। और कोई ऐसा मत बोला करो यार कि एक ही बार पढ़ने वाला, ठीक है उनका स्टाइल अलग है। तो चलो कल करते हैं ना, हटाओ। नहीं तो ये छोटा सा इसको कंप्लीट कर, सब है ना अभी। चलो अभी कर देते, 191 कंप्लीट करते हैं यार। देखो 191 है ना, एवरी शॉर्ट फायरर ऑन ड्यूटी शैल बी प्रोवाइडेड विथ अ सुइटेबल शॉर्ट फायरिंग apparatus। ये क्वेश्चन आपका आ गया था कि क्या वापिस करता है ना, इसमें वापिस करने का वैसे लिखा नहीं है उसमें, लेकिन सारे चीजें शॉर्ट फायरर वापस करेगा ही, जो क्रैक डिटेक्ट करने के लिए था, उसे भी वापस। कल कल का ज्यादा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब ये छोटे छोटे रेगुलेशंस हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग घबराओ मत, सीएमआर कंप्लीट हो जाएगा, सीएमआर कंप्लीट होगा, सर्कुलर का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारा डिस्कस करेंगे, एक गैजेट सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जो हो सकता है करेंगे। गेट